नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में चंगेज़ खान के बाद आने वाले मंगोल शासक और उनके यायावर साम्राज्य के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, मंगोलों में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं तो चंगेज़ खान ने अपनी ताकत के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसने अपने विभिन्न युद्ध अभियानों के माध्यम से और विभिन्न तरह की योग्यताओं के माध्यम से अपना एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था। चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1236 से 1242 तक, और जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई थी। और इसका दूसरा चरण 1255 से 1300 ईस्वी तक रहा, और जिसमें समस्त चीन, इराक, ईरान, सीरिया पर विजय प्राप्त की गई थी। और इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता भी है वो आई थी। तो देखिए, चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य दो चरणों में विभाजित हुआ था। पहला चरण 1236 से 1242, और इस दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी में भारी सफलता प्राप्त हुई थी। तो देखिए, 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं था, हो पाया था। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे थे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत हैं वो मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला पहलू है मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदे के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए थे, और अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण हो गया था। अर्थात 1203 के बाद के दशक में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना पड़ा, और 1260 के दशक के बाद दो पश्चिम के सैन्य अभियान के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो सेना थी, जो मंगोल थे, इन मंगोलों में भी दो भाग हो गए थे, और ऐसे में महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वे जोची और ओगोदे का जो उत्तराधिकारी था उसके लिए एकजुट हो गए थे। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है वो हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज़ खान के वंश की तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची
और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया था। मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था और उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए थे, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेनाएं वो भेजी थी और मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार है वो रुक गया और इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनकी संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया था। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान है वो शिथिल नहीं हुए, अर्थात इस तरह पश्चिम में मंगोलों का अभियान रुक गया, लेकिन चीन में अभी भी मंगोलों के अभियान है वो चल रहे थे। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत कर लिया और ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे थे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी हैं वो आई थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन की। तो देखिए, मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों में चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए थे। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह की थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई थी। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित हुए थे और केराइटों जैसे पराजित लोग जो थे वो भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद भी महासंघ में शामिल कर दिया था। कहने का अर्थ यह है कि मंगोल और अन्य अनेक यायावर समाजों में कई ऐसे अष्टपुष्ट 18 वर्ष से ऊपर उम्र के युवा हथियारबंद होते थे और इन हथियारबंद युवाओं के माध्यम से एक बड़ी सेना है वो गठित कर ली थी और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों में चंगेज खान की सेना में भी नए सदस्य शामिल हुए थे। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह की थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई थी। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे और जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद भी महासंघ में शामिल कर दिया गया था। अब देखिए, चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय
समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी, जो 10, 100, 1000, 10,000 सैनिकों की इकाई में वो विभाजित थी। अर्थात उसमें में मंगोलों के पास एक सुव्यवस्थित छोटे छोटे दस्तों में इकाइयों में बंटी हुई सेना थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयों का एक साथ अस्तित्व था। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने प्राचीन जनजाति समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया था। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान भी है वो दी थी। अर्थात स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों और कुलों को एकत्रित कर चंगेज खान ने एक नई पहचान दी थी। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उनके 4 पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। अर्थात चंगेज खान के काल से ही जो विशेष सैनिक टुकड़ियां थी जिनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता था, तो वे उनके चयनित कप्तानों के अधीन थी। नोयान कहा जाता था और इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ है वो दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित है वो किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो सगे भाई से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा और नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। कहने का अर्थ यह है कि चंगेज खान ने सेना में अपने विश्वस्त व परिवार से जुड़े हुए वफादार व्यक्तियों को रखा था, ताकि किसी तरह का उनके खिलाफ विद्रोह आदि हैं वो न हो। इस तरह के नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजातीय वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की थी। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा था। इससे उलूस का गठन हुआ और उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं, अर्थात चंगेज खान ने प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए जो उसके नवविजित क्षेत्र थे, वो नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा और उसे क्या कहा था? उलूस। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त था, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी और इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था और जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः
वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे ये अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित हो गया होगा। अर्थात चंगेज खान ने बड़ी ही सूझबूझ से ये साम्राज्य है वो अपने पुत्रों में विभाजित किया था। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदे उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी, जो आगे जाकर के उनका उत्तराधिकारी है वो बना था। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया था। चंगेज खान का ये विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित कर दी थी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद में होता था और जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों और लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो इस तरह से चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट करके है वो एक मजबूत साम्राज्य है वो बनाया था। यहाँ पर ये देखिए मंगोल वंश का जो एक चार्ट भी है वो बनाया हुआ है, जिसे हम है वो देख सकते हैं। तो देखिए मंगोल यायावर जरूर थे, लेकिन चंगेज खान की सूझबूझ के कारण इनका साम्राज्य है वो काफ़ी विस्तृत है वो हुआ था। तो देखिए ये चार्ट जो है वो चंगेज खान और उसके वंशजों के बारे में है वो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दर्शाया गया है। कल हम इसका विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।